ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के जो तिङन्त प्रत्यय के जो सूत्र हैं उन सूत्रों के संबंध में पढ़ेंगे। कुछ सूत्र हमने पूर्व में भी पढ़े थे, वो सूत्र आज उससे आगे के सूत्र आज पढ़ेंगे। हमने पूर्व में 5 सूत्र पढ़े, उससे आगे सूत्र है, क्योंकि जो रूप सिद्धि की जाती है वो रूप सिद्धि इन सूत्र की व्याख्या से की जाती है, क्योंकि सूत्र की व्याख्या समझ में आने पर सूत्रों के अंदर नियम बताए गए हैं कि किसी सिद्धि को कैसे किया जाता है। तो कुछ सूत्र पढ़ चुके थे, आगे वाला सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम, अर्थात तिंग प्रत्ययों की, सित प्रत्ययों की, इन दोनों प्रत्ययों की क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है। अब आप कहेंगे कि तिंग क्या होता है, क्योंकि हमने पूर्व में सूत्र पढ़ा है तिप्तस जी सिप्थस्थस मिप वस मस तय अताम जय थास अथाम ध्वम इट वही महिंग। तो तिप प्रत्यय के ती से लेकर के महिंग का जो गय है, इसका जो छोटा रूप है, इस छोट रूप को क्या कहा जाता है, तिंग कहा जाता है। इसी प्रकार से सित, जहाँ स इत यश सित, जहाँ श की इत संज्ञा होती है उसको क्या कहा जाता है, सित कहा जाता है। क्योंकि पहले धातु से प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय की पहले क्या होती है, प्रश्मयपद संज्ञा होती है, और उस प्रश्मयपद संज्ञक प्रत्यय की क्या दूसरी भी संज्ञा हो सकती है, उसके लिए ये सूत्र दिया है। अर्थात तिप जो प्रत्यय है, उन तिप प्रत्ययों की अगर पहले प्रश्मय पद या आत्मनेपद संज्ञा हो गई हो तो क्या बाद में उनकी सार्वधातुक संज्ञा भी हो सकती है। बिल्कुल वही जो अपन लोक व्यवहार में देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति का घर में नाम कुछ और है, प्यार से नाम कुछ और कहते हैं, विद्यालय में नाम उसका कुछ और है, उसके मित्र उसका नाम कुछ और पुकारते हैं, सगे संबंधी उसका नाम कुछ और पुकारते हैं। ठीक इसी प्रकार से अर्थात उसी लोक व्यवहार की दृष्टि से इन सूत्रों के भी, इन शब्दों के भी क्या नामकरण किए जाते हैं। तो पहले जो तिप्तस जो प्रत्यय थे, इन प्रत्ययों की क्या हुई, प्रश्मयपद संज्ञा हुई, और बाद में इन्हीं प्रत्ययों की क्या हो जाती है, सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। और सार्वधातुक संज्ञा करने का अभिप्राय है कि फिर वहाँ पर जो भी इण आएगा उस इण को क्या हो सकता है, गुणादेश हो सकता है। अगर सार्वधातुक संज्ञा नहीं करेंगे तो क्या है, गुणादेश भी नहीं हो सकता। आगे सूत्र है कर्तृशप। ये कहता है कि कर्ता अर्थ में प्रयुक्त, अर्थात कर्तृवाच्य में जिसका प्रयोग किया गया है, ऐसी सार्वधातुक संज्ञक, कर्ता अर्थ में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऐसे सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय के आगे रहते हुए धातु से क्या हो जाता है, अर्थात धातु के बाद शप का आगम हो जाता है। व्याकरण में 2 चीज़ें हैं, एक आगम होता है, दूसरा आदेश होता है। आगम को मित्रवत माना जाता है और आदेश को शत्रुवत माना जाता है, क्योंकि मित्र को हम थोड़े से थोड़े स्थान में, थोड़ी से थोड़ी सुविधाओं में, थोड़े से थोड़े खाने में भी क्या अपने स्थान दे देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि मित्र का स्थान हमारे हृदय में है, मित्र का स्थान हमारे दिल में है, और आदेश को किसके समान कहा, शत्रुवत आदेश है। अर्थात आदेश किसके समान होता है, शत्रु के समान। अर्थात हमारे पास कितनी बड़ी जगह हो, कितना साधन संपन्न हो, हम अगर कोई शत्रु और वो हमें अच्छा नहीं लगता तो क्या उसको हम किसी भी प्रकार का स्थान नहीं देंगे, कोई सुविधा देना नहीं चाहेंगे। इसका मुख्य कारण है क्योंकि उसका स्थान हमारे हृदय में नहीं है। तो वही प्रक्रिया क्या सूत्रों में भी अपनाई जाती है। आगम हमेशा क्या है, धातु और प्रत्यय के मध्य में होता है, और जो आदेश होता है वो किसी प्रत्यय के स्थान पर होता है। अर्थात
पूर्व में जो प्रत्यय आया हुआ है उस प्रत्यय को हटाया जाता है और उस प्रत्यय के स्थान पर क्या है, आदेश किया जाता है। तो इस शप प्रत्यय के आगमन के पश्चात इसकी जो स्थिति बनेगी वो बन जाएगी भू प्लस में शप प्लस में तिप। ये उदाहरण बन जाएगा इसका। तीसरा सूत्र है इसका, सार्वधातु कार्द धातु कयोः। इस सूत्र में कहा कि सार्वधातुक संज्ञक और आर्ध धातुक संज्ञक, दो तरह की संज्ञाएं बताई। एक सार्वधातुक संज्ञा होती है, दूसरा कहा कि एक आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय और आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्ययों से परे अगर क्या हो, इक हो। इक मैं बार बार बता चुकी हूँ, इक क्या है, एक प्रत्याहार है। और इक प्रत्याहार के अंदर ई उ री इन तीन वर्णों की गणना होती है। अर्थात ई के स्थान पर ए गुण हो जाता है, उ के स्थान पर ओ गुण हो जाता है और री के स्थान पर क्या है, ए गुण हो जाता है। क्योंकि आप सभी ने अब से पहले री के स्थान पर क्या है, अर पढ़ा है, जबकि री के स्थान पर अर गुण नहीं होता कभी भी। री के स्थान पर क्या होता है, गुण ए ही होता है। बाद में रपर भाव करके, बाद में पूर्ण रपर सूत्र का प्रयोग करके क्या किया जाता है, उसको रपर भाव किया जाता है। तभी हम अपन इसको अर कह सकते हैं, इर कह सकते हैं और उर कह सकते हैं। सार धातु कार धातु के सूत्र का प्रयोग होने पर भू जो धातु है, भू धातु में एक प्रत्यय का क्या है, उ है। उस उ को क्या हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। और ये शर्त भी है गुण संधि की कि ई उ री से परे अगर कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इन तीनों स्वरों के स्थान पर गुणादेश हो जाएगा। तो भू धातु का उ है और इस उ से परे शप प्रत्यय का क्या शेष बचता है, अशेष बचता है। क्योंकि शप प्रत्यय में श और प हैं, प की इच संज्ञा और लोप हो गया। इधर श की क्या है, लस्कव तद्धिते, इस सूत्र से इच संज्ञा और लोप हो गया और शेष क्या बचता है, इसका ए बचता है। तो भू धातु में जो उ है उस उ को क्या गुण हो गया, ओ। और गुण होने का सीधा सा अभिप्राय है कि गुण जब होगा, गुण होने पर ओ को अवादेश हो सकता है। और ओ को अवादेश कौन करता है, एचो यवा याव सूत्र। ये भी आयादी भी क्या एक संधि है। उसकी भी शर्त क्या है कि ओ को अब आदेश तभी होगा जब इसके पीछे क्या हो, ए और आ हो। क्योंकि हमने गुण संधि में भी यही देखा था कि एक प्रत्याहार से परे, ई उ री से परे अगर असमान स्वर हैं तो क्या है, गुण आदेश होगा। वही सेम स्थिति किस में आती है, अयादी संधि में आती है। अर्थात ओ क्या है, एज प्रत्याहार का है। ए ओ आई औ ये दोनों किसके हैं, एज प्रत्याहार के हैं। इसलिए इस ओ के स्थान पर शप प्रत्यय का ए परे रहते हुए ओ को क्या हो जाएगा, एचो यवा याव। इस सूत्र से अब आदेश हो जाता है। और जब भी कोई स्वर व्यंजन में बदलता है, ये हमेशा से नियम है, ये याद रखने की बात है। जब भी कोई स्वर व्यंजन में बदलेगा तो वो व्यंजन अब पूरा कभी नहीं होगा। अर्थात वो व्यंजन क्या रहता है, अधूरा रहता है, वो व्यंजन आधा रहता है। और उस व्यंजन को बाद में क्या है, कोई स्वर मिलता है और स्वर मिल करके वो व्यंजन क्या है, पूरा होता है। इस प्रकार से भू धातु में पहले गुणादेश हुआ। गुणादेश करने के बाद हमने क्या किया, इसको अवादेश किया। गुण होकर की स्थिति बनी थी भय प्लस में ओ प्लस में ए प्लस में ती। और जब अवादेश किया तब स्थिति क्या बन गई, भय प्लस में अव प्लस में ए प्लस में ती। और जब इसको संयुक्त कर देंगे, जब इसको मिला देंगे, तब ये क्या बन जाएगा, भवती। इस प्रकार से क्योंकि ये नियम हैं, ये सूत्र हैं और ये सूत्र, ये फार्मूले एक रूप को सिद्ध करने के लिए
एक रूप को पूरा बनाने के लिए तरीका बताते हैं कि कोई रूप कैसे बनता है और कैसे उसकी आगे रूप सिद्धियाँ चलती हैं। तो आज हमने ये सूत्र पढ़े हैं और मैं आप बच्चों से आशा करती हूँ कि आप इन सूत्रों के अर्थों को याद करोगे, इनके उदाहरण को याद करोगे। वो इसका उदाहरण बनेगा इस सूत्र का भवती, भाई पहला उदाहरण बनाया हमने, आगे भवती, भवतः, भवंती, अर्थात भू धातु में जितने भी लकार हैं उन सब लकारों में भव का जो रूप बनेगा वहाँ तक ये अब तक हम जो सूत्र पढ़ चुके हैं इन्हीं सूत्रों का प्रयोग होगा। बाद में क्या है, प्रत्यय बदल जाते हैं और लेकिन भव तक बनाने की प्रक्रिया यही रहेगी। ये प्रक्रिया क्या है, भू धातु के 10 लकारों में सेम, चाहे वह प्रश्नपद की धातु हो, प्रश्नपदी रूप हो या आत्मनेपद के रूप हो, भव बनाने का तरीका क्या सबका समान है। तो मुझे विश्वास है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और इसको याद करेंगे। याद करने पर क्या है, फिर अपन इसकी रूप सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।